नेक्स्ट हमारे सीरीज सर्किट्स हैं जो कि अगर पैरेलल में हो तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सीरीज सर्किट्स इन पैरेलल इसलिए कहा है कि आरएल जो है सीरीज़ में है और आरसी भी सीरीज़ में है, परंतु ये दोनों सीरीज सर्किट आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, इसलिए इसे कहा जाएगा सीरीज सर्किट्स इन पैरेलल। अब ये R1L भी हो सकता है, R2C भी हो सकता है, ये R1L और ये R2L भी हो सकता है, ये R1C और R2C भी हो सकता है। तो इस प्रकार की कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हम किस प्रकार से हम इन तरह के सर्किट में प्रोसीड करेंगे वो हमें देखना है। अब R1 और L जो सीरीज सर्किट एक बनाएंगे उसको हम इम्पिडेंस Z1 से हम उसको शो कर रहे हैं, और R2C जो सर्किट बनेगा उसको हमने Z2 से शो किया। चूँकि ये पैरेलल में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये R1L में I1 करंट तो सेम होगा, R2C में I2 करंट तो सेम होगा, पर दोनों पैरेलल ब्रांच है हमारी, तो दोनों पैरेलल ब्रांच में करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो I1 ये, I2 ये, I यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यहाँ पे I1 में, और इधर इस ब्रांच में I2 में। V और I सेम हेयर RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट है। अब इसे हम तीन मेथड से प्रोसीड करेंगे। तीन मेथड्स हम, सबसे पहला मेथड यूज़ करेंगे वेक्टर और फेज़र मेथड, मतलब फेज़र डायग्राम हम बनाएंगे, वेक्टर डायग्राम, उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। तो Z1 को हम कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, आपने RL सर्किट, सीरीज RL सर्किट का आपने इम्पिडेंस निकाला था, वो क्या था, Z1 इक्वस टू था अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो हमने Z1 को इस प्रकार से लिखा। R2C, Z2 की वैल्यू क्या होगी, R2 प्लस XC का, R2 स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। I1 इक्वस टू क्या होगा, V बाय Z1, V क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज जो है यहाँ पे दोनों में सेम होगा, इसके क्रॉस भी V वोल्टेज, इसके क्रॉस भी V वोल्टेज, तो I1 हो जाएगा V बाय Z1, I2 हो जाएगा V बाय Z2, और cos ∅1 क्या हो जाएगा, R1 बाय Z1। जैसे cos ∅ क्या निकलता था सीरीज सर्किट का, R बाय Z, तो इसका cos ∅1 क्या होगा, R1 बाय Z1, cos ∅2 हो जाएगा R2 बाय Z2। अब इस प्रकार से ये ∅1 और ये ∅2 की वैल्यू इस प्रकार से हमारे पास आएगी। इसमें भी दो केस बन सकते हैं, एक केस बनेगा I1 ग्रेटर देन I2 हो सकता है, और I2 ग्रेटर देन I1 भी हो सकता है। तो इस केस में, दोनों केसों में हमको फेज़र डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें देखिए पैरेलल वोल्टेज सेम है ना, पैरेलल वोल्टेज दोनों में सेम है, तो हम रेफरेंस किसको मानेंगे, वोल्टेज को। इस केस में भी I1 ग्रेटर देन I2 में भी वोल्टेज को रेफरेंस, और I2 ग्रेटर देन I1 पे भी वोल्टेज को रेफरेंस। अब इस वोल्टेज को, करंट जो I1 है, अब I1 कौन सा करंट है, जो कि RL सर्किट में प्रवाहित हो रहा है। तो RL सर्किट में जो करंट प्रवाहित होता है वो वोल्टेज V को एंगल फाई से लैग करता है, एंगल फाई से, 90 डिग्री से नहीं, सिर्फ L हो तो 90 डिग्री से लैग करेगा, RL में फाई से लैग करेगा। यहाँ पे I1 सर्किट लिया हमने तो उसका फाई 1 कर देंगे, तो फाई V को फाई 1 से कौन लैग करेगा, I1। इसी प्रकार से I2 RC सीरीज सर्किट में बहने वाली करंट है, तो V को वो क्या करेगा, लीड करेगा, कितने एंगल से, फाई 2 एंगल से। तो ये I2 और ये I1, और I1 और I2 का जो फेजर सम है वो क्या कहलाएगा, I। अब हमने क्या माना है, देखो I1 ग्रेटर देन I2 के, तो I1 लैगिंग करंट ज़्यादा है I2 से, तो लैगिंग करंट की वजह से जो रिजल्टेंट करंट, मतलब टोटल करंट I जो आएगा वो भी लैगिंग डायरेक्शन में आएगा। अगर I2 बड़ा होता तो लीडिंग में आता, और I1 बड़ा है तो लैगिंग डायरेक्शन में। तो इन दोनों का फेज़र सम, ये जो दोनों का फेज़र सम जो वेक्टर सम है, वो I2 और I1 का क्या आएगा, I, मतलब ये इतना लैगिंग, ये इतना लैगिंग, और फाई से ये लैगिंग, V वोल्टेज से फाई से ये लैगिंग हो जाएगा। अब I2 ग्रेटर देन I1 हो जाए इसी के प्रकार से, तो I2 ग्रेटर देन I1 में आपको समझ में आ गया होगा कि I2 फॉर लीडिंग करंट ज़्यादा है, तो लीडिंग करंट ज़्यादा है, लैगिंग करंट कम है। I1 और I2 को जो फेजर सम आएगा वो लीडिंग डायरेक्शन में, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में आएगा। और इस प्रकार से एक, देखो इसमें भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, पैरेलल 4 साइड्स वाला, है ना, ये दिख रहा है पैरेललोग्राम, इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये भी 4 साइड्स वाला पैरेललोग्राम बन रहा है।
ठीक है। तो ये I2 ग्रेटर देन I1 में और ये I1 ग्रेटर देन I2। अब जैसे कि ट्राइंगल बनता था तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे, परंतु यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। आपने क्वेश्चन किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कॉस और साइन कंपोनेंट, तो आपको मालूम होगा जो एंगल के पास वाला साइड्स हम लेते हैं उसको हम लेते हैं कॉस कंपोनेंट, और जो एंगल से अपोजिट होता है उसे हम लेते हैं, एंगल से जो दूर वाला साइड होता है उसको हम लेते हैं साइन कंपोनेंट। अब जैसे कि ये दोनों डायग्राम के हिसाब से अगर हम बनाएं तो देखिए ये जो कंपोनेंट होगा ये वाली लाइन में, तो ये एंगल देखो आई जो है, एंगल जो है इसी वी से बन रहा है एंगल, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, कॉस कंपोनेंट। मतलब चाहे I1 की बात करो या I2 की बात करो, ये एंगल बना रहे हैं V के साथ, तो I1 का भी कॉस कंपोनेंट ये एंगल वाली लाइन में ही आएगा और I2 का भी कॉस कंपोनेंट ये एंगल वाली लाइन में आएगा। तो देख रहे होंगे आप, ये I1 कॉस φ1 भी इसी लाइन में और I2 कॉस φ2 भी इसी वाली लाइन में। बस जी। तो I1 I2 कॉस φ2, है ना, ये दोनों क्या होंगे फेज में, दोनों ही फेज में क्या होंगे, मतलब जो वोल्टेज है उसी लाइन में, एंगल वाली लाइन में हमने I1 cos φ1 और I2 cos φ2 को लिया है, ठीक है। अब इसके बाद I2 sin φ2 और I1 sin φ1 ये हमारे कौन से कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है। ये हमने कैसे लिखा देखें, I2 जो है ये वाला I2, ये इधर भी I2 है इधर भी I2, मतलब इसको इसी डायरेक्शन में लेना है। I1 जो है इसी डायरेक्शन में है दोनों तरफ, तो इसको इसी डायरेक्शन में लेना है। इन दोनों के कॉस कंपोनेंट ये वाली लाइन में आ गए क्योंकि एंगल वाली लाइन है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो उससे दूर वाली डायरेक्शन होगा ओमेगा एक्सिस, जिस देखो एक होती है रियल एक्सिस और एक होती है इमेजिनरी एक्सिस, है ना। तो रियल एक्सिस में हम कॉस कंपोनेंट लेते हैं और इमेजिनरी एक्सिस में हम रिएक्टिव कंपोनेंट लेते हैं, है ना। रिएक्टिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट, इस वाली लाइन में एक्टिव कंपोनेंट, इस वाली लाइन में क्या हो जाएगा, रिएक्टिव कंपोनेंट। तो इस वाली लाइन में रिएक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा। तो I2 sin φ2 एंगल यहाँ पर है दोनों तरफ, तो I2 sin φ2 ऊपर और I1 sin φ1 नीचे की तरफ, क्योंकि φ1 इस वाली लाइन में, तो I1 sin φ1 और I2 sin φ2। इस प्रकार से हमने दोनों कंपोनेंट्स ले लिए, ये साइन कंपोनेंट्स होगा और ये कॉस कंपोनेंट्स हो गए। रिजल्टेंट करंट I जो है वो वेक्टर सम है I1 और I2 का, जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से इस प्रकार से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों के एक्टिव कंपोनेंट्स ले लें I1 और I2 के, और रिएक्टिव कंपोनेंट्स ले लें। तो एक्टिव कंपोनेंट्स देखेंगे आप, एक्टिव कंपोनेंट मतलब ये वाली लाइन वाले कंपोनेंट, ये इसी लाइन में है I1 cos φ1 और I2 cos φ2, है ना। तो ये एक्टिव कंपोनेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों क्या जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, I1 cos φ1 प्लस I2 cos φ2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है I1 cos φ1 प्लस I2 cos φ2। अब सम ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट्स हम लेंगे I1 और I2 के, तो कैसे होगा, अब देखो I1 इस डायरेक्शन में, I2 इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये I2 sin φ2 देखो पॉजिटिव j ओमेगा एक्सिस में, और I1 sin 1 नेगेटिव j ओमेगा एक्सिस में है। तो I2 sin φ2 हमारा पॉजिटिव कंपोनेंट हो गया और I1 sin φ1 हमारा नेगेटिव कंपोनेंट हो गया। तो I2 sin φ2 माइनस I1 sin φ1 लिखेंगे हम। एक्टिव कंपोनेंट को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिएक्टिव कंपोनेंट को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों का क्या होगा, फेजर सम हम लेंगे का रिजल्टेंट करंट I, तो क्या होगा √x² प्लस y²। देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली पाइथागोरस नहीं यूज़ करें, तो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के यूज़ से हमने एक्टिव कंपोनेंट्स को ले लिया और रिएक्टिव कंपोनेंट्स को भी ले लिया। एक्स कंपोनेंट भी हो गया, वाई कंपोनेंट भी हो गया, तो दोनों का √ हम ले लेंगे x² प्लस y² रिजल्टेंट करंट I के लिए। और इस प्रकार से x की वैल्यू यहाँ पे रखें आप, y की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो आपके पास का I की वैल्यू आ जाएगी। तो I की वैल्यू हमारे पास आ गई दिस मच। अब इसमें tan φ लिखे हम, tan एंगल को लिखते हैं तो हम y कंपोनेंट ऊपर, x कंपोनेंट नीचे। तो y कंपोनेंट क्या है हमारा, ये वाला, x कंपोनेंट हमारा क्या है, ये वाला। तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। और पावर फैक्टर हमें होल सर्किट का निकालना हो, ना ही RL ना ही RC, हम दोनों के
पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो हमारा ओवरऑल पावर फैक्टर होगा होल सर्किट का, वो क्या होगा, cos फाई। ये cos फाई वन नहीं, cos फाई टू भी नहीं है। cos फाई वन तो हमारा R1/Z1 था, cos फाई टू हमारा R2/Z2 था, परंतु cos फाई है हमारा RL सीरीज सर्किट जो कि RC सीरीज सर्किट के पैरेलल में लगा है, उसका पावर फैक्टर है cos फाई। तो cos फाई को हम लिख सकते हैं x कंपोनेंट बाय रिजल्टेंट कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट इज I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई टू एंड रिजल्टेंट कंपोनेंट इज I। तो इस का यूज़, इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे हम पावर हमने जो एक्टिव पावर है P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई या पावर कंजम्पशन वी आई कॉस फाई की वैल्यू हम सर्किट में कितनी हो रही है वो निकाल सकते हैं। तो I कॉस फाई की वैल्यू, पावर की वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। सेकेंड मेथड हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट मेथड हमने जैसे कि वेक्टर और फेजर मेथड यूज़ किया, सेकेंड मेथड हम यूज़ करेंगे एडमिटेंस मेथड। एडमिटेंस मेथड में आपको जनरली मालूम है, हमें जी और कंडक्टेंस और ससेप्टेंस से हम रिप्लेस कर देते हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को। और यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या होगी, V/R1 प्लस GXL। आपको मालूम है RL सर्किट का करंट है I1। तो इसको हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। जैसे रेशनलाइज करते थे तो हम क्या करते थे, जो प्लस जे ओमेगा एक्सेस वाला कंपोनेंट होता था उसको ऊपर नीचे माइनस में ले लेते थे। तो R1 प्लस GXL है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस GXL अपॉन R1 माइनस GXL। तो इसके बाद I1 की वैल्यू क्या होगी, V/Z1। V/Z1 इक्वल्स टू V अंडर द ब्रैकेट R1। अब हमने तोड़ दिया इनको, रियल कंपोनेंट्स को अलग और इमेजिनरी कंपोनेंट्स को अलग। तो R1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अलग, माइनस जे एक्सएल अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अलग। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे लिखा हमने, ये हमने लिखा ये A प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया आपने, तो ए स्क्वायर है R1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर होगा जे एक्सएल का स्क्वायर और जे स्क्वायर होता है -1। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, हम माइनस नहीं लगा दीजिएगा। तो R1/R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस जे एक्सएल अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। B/Y1 इक्वल्स टू हमने ले लिया, Y1 कैसे लिया हमने, इम्पिडेंस का उल्टा एडमिटेंस। तो V/Y1 V। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रियल एक्सिस कंपोनेंट होता है वो हम जनरली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है या कंडक्टेंस को। उसी प्रकार से ये हमारा जो जे ओमेगा एक्सिस कंपोनेंट होता है वो जनरली रिएक्टेंस कंपोनेंट को या फिर ससेप्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जैसे Z1/Z1 को हमने ले लिया Y1, वैसे ही हमने इसको ले लिया G1 माइनस और इसको ले लिया हमने BL, क्योंकि एक्सेल कंपोनेंट बस है तो हम इसको BL से रिप्रेजेंट करेंगे। तो Y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G1 माइनस JBL। इसी प्रकार से I2 आप लिखेंगे, ये मैं आपको नहीं समझा रहा, ये आप देख लें। Y2 की वैल्यू G2 प्लस JBC आएगी। अब रिजल्टेंट करंट क्या है I, जो कि है I1 प्लस I2। तो VY इक्वलेंट इक्वल्स टू VY1 प्लस VY2। तो Y इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y1 प्लस Y2। Y1 का जो रियल कंपोनेंट्स है वो G1 प्लस G2 है और इसके जो कंपोनेंट है वो BC माइनस BL है। तो फाई कंपोनेंट निकालेंगे, 10 फाई इक्वल्स टू क्या होगा, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो फाई इक्वल्स टू जाएगा 10 इनवर्स BC माइनस BL अपॉन G1 प्लस G2। तो इस प्रकार से आप इसमें एडमिटेंस निकाला, आपने फाई की वैल्यू निकाला, तो उसके बाद कॉस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू हो जाएगी। तो फिर उसके W इक्वल्स टू VI कॉस फाई भी निकाल सकते हैं वॉट्स में, जिसकी रेटिंग्स होंगी। अब हम थर्ड मेथड जो यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉम्प्लेक्स और फेजर एल्जेब्रा मेथड। कॉम्प्लेक्स और फेजर एल्जेब्रा मेथड में इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइम आपका इसमें ज़्यादा हो जाएगा।